तो अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज, देयर आर थ्री टाइप ऑफ मैटर: कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, और थर्ड है हमारा इंसुलेटर। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है कि कंडक्टर और यहाँ इंसुलेटर दो की ही चर्चा हुई है, जबकि होते कितने हैं? थ्री टाइप के। कौन कौन? कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। अच्छा, इसमें कंडक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो कर सके, यानी आसानी से, विदाउट एक्सटर्नल। दीपांशु भाई चैट करके पूछो सर से। हाँ ठीक है गणेश, जो भी दिक्कत हो रही बेटा उसको चैट में आप बताते जाएंगे। हाँ चलिए, तो कंडक्टर जिसमें क्या हो, इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके, इलेक्ट्रॉन फ्लोज इजीली, आसानी से जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके, यानी जिसमें फ्लो होने के लिए उसमें एक्सटर्नल वर्क हमको करना न पड़े। जैसे हमारा हो गया सोडियम, एल्युमिनियम, Fe, ये सभी हो गए, तो क्या हो जाएंगे? कंडक्टर कहलाएंगे। अच्छा, सेमी कंडक्टर का मतलब होता है, अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लोज इजीली का मतलब है ऐसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करने लगेंगे, एक्सटर्नल फील्ड हल्का सा भी लगा दें, एक्सटर्नल फील्ड। अब आपको बताएंगे कि एक्सटर्नल फील्ड क्या होता है। जब आप किसी के फील्ड में जाते हैं तो उसके हिसाब से काम करने लगते हैं। ठीक है, वो जैसे काम करता है उसके आधार पे आप भी काम करते हैं। तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करना पड़ता है। तो एक्सटर्नल फील्ड का मतलब होता है उस चार्ज के चारों तरफ का। अभी हम बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए छोड़िए, इसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें किसी भी कंडक्टर के दोनों तरफ, हम क्या करें? पोटेंशियल अप्लाई कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, तो करंट का क्या हो, करंट फ्लो करने लगे, मीन्स चार्ज हमको फ्लो करता हुआ दिखाई दे। तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं हम? कंडक्टर। ओके, अगर हम सेमी कंडक्टर की बात कर लें, एक नया पेज ले लेते हैं हम। तो कंडक्टर को की बात समझ में आई कि कंडक्टर क्या है? फ्लो इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, यही हम तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। मीन्स अगर देखें, अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, एक कंडक्टर ले लिए। अब इसके किनारे पर अगर हम देखते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ इस तरफ अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिए, इधर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का मोशन पॉजिटिव नेगेटिव होने लगेगा। नहीं नहीं, करंट का डायरेक्शन है ये, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करने लगता है। तो दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इजीली, जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके, जैसे एल्युमिनियम ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, आयरन, कॉपर ले लीजिए, ठीक है, एंड सो ऑन। इन सब में आप देखेंगे कि
हल्का सा भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसमें कंडक्ट कर जाते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। अच्छा, इसकी एक बड़ी खासियत होती है कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है या चार्ज मूव करता है किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सेमीकंडक्टर हम लोग देखते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस फीबली, उसमें इजीली था तो इसमें फीबली था। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फीबली, फीबली मतलब हिंदी में समझ लें, धीरे धीरे। फीबली का मतलब क्या है? धीरे धीरे। धीरे धीरे यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो तो करता है लेकिन बस बहुत धीरे धीरे करता है। अच्छा, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ये तो आप जानते हैं, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं वैसे ही हमको क्या मिल जाता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है धीरे धीरे। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो धीरे धीरे होता है, कंडक्टर में बहुत तेजी से होता है और इसमें क्या होता है? धीरे धीरे होता है लेकिन धीरे धीरे होता है, उस स्पीड से नहीं होता है, इसीलिए करंट इसमें सेमीकंडक्टर में बहुत कम मिलता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसके बारे में समझ लें, इसमें आर्सेनिक आता है, आर्सेनिक, गैलियम, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सब मटेरियल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चलता है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 7 या 8 है, लास्ट में है, उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में। ओके, अब आ जाते हैं इंसुलेटर पे। इंसुलेटर, इंसुलेटर हिंदी में बोलते हैं कुचालक, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो ही ना, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट, यानी ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो न हो सके। वेन, कब, कहें जब, वेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो इसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉन का फ्लो न हो सके। चलिए, मान लीजिए ये मटेरियल है, इस पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चलेंगे ही नहीं, जहाँ है वो रेस्ट में रहते हैं, वो मूव ही नहीं करते। एक्सटर्नल फील्ड कितना भी अप्लाई कर दिया जाए, यहाँ तक कि आपको कहा जाता है एक्सटर्नल फील्ड जो पोटेंशियल है इनके बीच में भी, वो उसको अगर हम 10 मेगा मेगा वोल्ट मेगा वोल्ट तक भी कर देते हैं तब भी ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते। हाँ, इसमें कहा जाता है कि ये मटेरियल जो होते हैं इनमें नो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सारा खेल किसका है? फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन का। जिसके पास फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना बढ़िया है, ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो वो क्या होगा? वो मटेरियल बढ़िया से कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और जिसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है या कम है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। चलिए, तो ये तो चार्जिंग बाय कंडक्टर। चलिए, एक बड़ा फेमस ही क्वेश्चन था, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट विदाउट टचिंग इट?
बिना एक मटेरियल को बिना छुए अगर हम ये कहें, एक कंडक्टर है मान लीजिए, ये चार्ज है, ठीक है, ये एक चार्ज है। हाउ कैन चार्ज अ मेटल स्फेयर, एक मेटल स्फेयर है, इसको पॉजिटिवली चार्ज कराना है बिना इसको टच कराए, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? इसको बिना टच किए हम लोग क्या करें, इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दें? बाई कंडक्शन कर सकते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। ये मटेरियल पहले था, ये स्फेयर था अनचार्ज, तो हमने क्या किया, इसको एक पार्ट से इसको ग्राउंडेड कर दिया, यानी ग्राउंड से टच करा दिया, तो इधर का पार्ट क्या हो गया, न्यूट्रल। अच्छा, नेगेटिव चार्ज को जैसे ही इसके पास ले आएंगे, नेगेटिव चार्ज को जैसे ही इसके पास ले आएंगे, यहाँ पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, यानी यहाँ पॉजिटिव हमको जनरेट कराना है, तो इसके अपोजिट टाइप के कंडक्ट मटेरियल को यहाँ लेते आए, नेगेटिव को, ठीक। तो बाई कंडक्शन की बाई इंडक्शन, कंडक्ट तब होता है जब टच होता है, और इंडक्ट तब होता है जब विदाउट टच होता है, जब टच नहीं होता। तो ये टच नहीं हो रहा है, माइनस के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस जनरेट हो जा रहा है। और जैसे ही प्लस यहाँ पे देखिए थर्ड फिगर में जनरेट हो गया है, तो फोर्थ में हम ग्राउंडेड हटा देंगे, जैसे ही ग्राउंडेड हटा देंगे तो ये होली यानी फुल्ली ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये बात क्लियर समझ में आई होगी। अगर हम यहाँ से देख लें, तो जैसे ही हम ग्राउंडेड हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में अगर हम बात करें, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज होता है। एडिटिविटी का मतलब क्या होता है, जितने भी चार्ज हैं उनको ऐड किया जा सकता है। जैसे हम मेनी चार्ज ले लें, Q1, Q2, Q3, मान लीजिए Q4, चलिए कुछ छोटे छोटे चार्ज ले लीजिए, मान लीजिए ये Q1 है, पॉजिटिव में ले लीजिए, ये माइनस में Q2 है, ये प्लस में Q3 है, प्लस में Q4 है, और माइनस में Q5 है, प्लस में Q6 है। इस तरीके से मान लीजिए ये 6 चार्जेस हैं, तो आपसे पूछ ले कि पूरे सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, तो हम इसको Q नेट कह सकते हैं, या Q ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सबको उसके साइन के साथ लिखिए, यानी इसका कैसा सम होता है, अलजेब्रिक सम होता है, अलजेब्रिक सम, यानी चार्ज जो होते हैं वो किस फॉर्म में ऐड होते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में। तो क्यू नेट आपका क्या मिल जाएगा, +Q1 -Q2 +Q3 +Q4 -Q5 +Q6। इस तरीके से आपका जो नेट चार्ज होगा सबको ऐड कर दिया जाएगा। ऐड कैसे होगा, अलजेब्रिक सम के फॉर्म में। सबको ये बात समझ में आई? अगर चार्ज की ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई तो आगे चलें। ठीक है, समझ में आया? आइए, चार्ज इज कंजर्वेटिव, यानी चार्ज क्या है, कंजर्व है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हम इधर चलते हैं, पेज को इधर खिसकाते हैं और थोड़ा जूम करते हैं इस बात को। We have already hinted to the fact when bodies are charged by rubbing, यानी दो बॉडीज को आप रब करते हैं, ऐसे टच कराते हैं, उसको रगड़ते हैं, तो क्या होता है, बॉडीज चार्ज होता है। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी
अगर एक बॉडी को ये मान लीजिए ये है और दूसरा ये है, अम, ठीक है। तो अब ये जहाँ कांटेक्ट में आते हैं तो वहां से क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगते हैं। यानी अगर यहाँ से इधर पॉजिटिव गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जितना पॉजिटिव इधर जाएगा उतना ही नेगेटिव इधर आ जाएगा, और टोटल चार्ज क्या हो जाएगा। तो फ्रॉम बॉडी नो न्यू चार्ज आर आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, यानी कोई भी नया चार्ज न तो ही बनाया जा सकता है और न ही उसको क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। न तो उसको बनाया जा सकता है और न ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए आउटर लाइन है क्या, फील्ड कलर में करते हैं, ये दूसरा चार्ज है, ठीक। तो अगर हम ये कहें कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफर किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव चार्ज गया, तो यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन पे चला गया, अगर इससे चला गया तो ये कितना हुआ, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पे क्या हो जाएगा, ए पर उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने दिया। इसको बोलते हैं डोनर, ठीक है, और इसको बोलते हैं एक्सेप्टर। एक होता है दाता, एक होता है ग्राही, यानी एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है। मान लीजिए ये ए वाला था, ये पहले ए था और ये बी था। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया तो ये ए प्लस हो गया और ये क्या हो गया, बी माइनस हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, यहाँ पे अधिकता हो गई, बढ़ा हुआ। अच्छा, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन अगर हम देखें, जब रिएक्शन नहीं हुआ था तब, और जब रिएक्शन हुआ, यानी रिएक्शन बोले तो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बिफोर में अगर हम देखें तो ए पर भी क्या था, न्यूट्रल था, बी पर भी न्यूट्रल था, तो ओवरऑल चार्ज क्या है, न्यूट्रल, जीरो। अच्छा, अगर हम आफ्टर की बात करें तो, यानी बाद में देखें तो, जब ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तब क्या हुआ, ए पर जितना पॉजिटिव और माइनस इतना, तो +1 और -1 क्यों हुआ, ये भी क्या हो गया, जीरो। तो देयर आर नो न्यू चार्ज आर क्रिएटेड, यानी चार्ज पहले से था इसके अंदर भी था चार्ज, इसके अंदर भी चार्ज था, नया कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया गया। बस वो चार्ज क्या हुआ, इसमें से इसमें चला गया और ये इसमें से इसमें आ गया। तो कह सकते हैं कि हम ए से बी में गया है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो ये ए क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और बी क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पहले भी क्या था, नेट चार्ज जीरो, और अब भी नेट चार्ज क्या है, जीरो, यानी कोई नया चार्ज यहाँ नहीं आया। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपको और बता देते हैं कि किसी भी जो हम बात करते हैं एटम पे, वो चार्ज आता कैसे है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट है क्या। यानी कोई कहे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, कोई कहे ये नेगेटिव चार्ज है, तो कैसे कहा जा सकता है इस बात को? तो सोडियम अगर हम देखते हैं, सोडियम और क्लोरीन का दोनों का एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। सोडियम क्या होता है, 11, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन कितने। तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, ये तो सबको पता है। अगर हम देखें तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और क्योंकि 23 होता है ना इसका, सोडियम का 23, क्या एटॉमिक नंबर तो इतना होता है, एटॉमिक वेट होता है 23। तो हम यहाँ कह सकते हैं एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कहें, एटॉमिक मास कहें, तो 23 माइनस 11। वैसे न्यूट्रल की कोई कहानी नहीं है चार्ज में, तो उसकी चर्चा भी ना करें, छोड़िए, इसका कोई मतलब ही नहीं है, चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव आने का इसका कोई रोल ही नहीं है। जब रोल नहीं है तो उसकी चर्चा क्यों करें। तो जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, इसलिए इस एटम पे क्या हुआ, हमारा चार्ज कितना है, चार्ज अगर देखें तो -11 +11 कितना हो गया, जीरो। इसलिए जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, क्या होता है,
न्यूट्रल। अब जैसे क्लोरीन की बात कर लें हम, तो क्लोरीन कितना है, 17 है। तो 17 का क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, -17 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने होंगे, उतने ही पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाता है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, -18 हो गया, प्रोटॉन आज भी 17 ही है। तो हमारा टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो न्यूट्रल हो गया चार्ज, क्योंकि जितना पॉजिटिव जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। बट इन दोनों को ऐड करिए आप, तो आपको क्या मिलेगा, -1 आएगा क्या, क्लोरीन के केस में। तो क्लोरीन Cl पे ये जो -1 दिख रहा है वही चार्ज Cl माइनस दे देते हैं जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन कर लेता है। अच्छा, सोडियम वाले केस में देख लीजिए, सोडियम वाले केस में जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10, और इसके पास कितने प्रोटॉन हैं, 11। क्यों, जब भी देता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, न कि प्रोटॉन देता है। गणेश, समझ में आ रहा है, ये बात आपको समझ में आई क्लोरीन और सोडियम का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा चार्ज, -10 +11 कितना आ जाएगा, +1। और यही +1 आपको यहाँ पे सोडियम आयन के फॉर्म में दिखता है, यही -1 आपको कहाँ दिखता है, क्लोरीन के चार्ज के फॉर्म में दिखता है। गणेश, यस सर, बहुत बढ़िया। ये तो बात शायद आप लोग को क्लास 9th में 10th में बता दिया गया था, याद हो तो। आइए यहाँ पे देख लें, कुछ बातें छूटी तो नहीं है। हाँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ये एक पॉइंट था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, यानी जो जितने भी चार्ज होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब समझिए, क्वांटा मीन्स पैकेट होता है, पैकेट। और पैकेट पूरी की पूरी होती है। अभी कल को आप दुकान पे जाएं और एक शैम्पू मांग लें, 1 रुपए का एक शैम्पू मांग लें, या 2 रुपए का शैम्पू, कोई भी ब्रांड का नहीं। तो अगर आप उस शैम्पू को मांगते हैं तो आपको आधा काट के शैम्पू नहीं देगा, जब भी देगा पूरी पुड़िया देगा, पैक रहेगा। लीकेज होता है तो आप वापस कर देते हैं। तो यानी कहने का मतलब होता है कि जो भी चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, क्वांटा के फॉर्म में होते हैं। व्हाट इज क्वांटा, क्वांटा क्या होता है, पुड़िया, जैसे आप पुड़िया नहीं जानते। अब ऐसा नहीं है कि इसको हम ब्रेक करके लिखें, ठीक है, ऐसा हम ब्रेक नहीं कर सकते। ये है कि पता चले ऐसे कटा हुआ है, ये पूरा का पूरा 2 कूलाम है, अगर 2 कूलाम, कूलाम चार्ज का यूनिट होता है, ये -3 कूलाम है। अगर आप इसको देखें तो ये आप ये नहीं कह सकते कि 1/2 कूलाम, मीन्स 1/2 कूलाम। इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, E/2 नहीं हो सकता, 3E हो जाएगा। यानी फंडामेंटल चार्ज 3 टाइप्स के होते हैं। चलिए एक और पॉइंट आ गया हमारे पास, टाइप ऑफ चार्जेस। तो हम इसमें फंडामेंटल चार्ज की बात करते हैं। फंडामेंटल चार्ज केवल 3 होते हैं, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। चार्ज इसका कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इतना कूलम। उतना ही पॉजिटिव में, उतना ही पॉजिटिव में प्रोटॉन का होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 के। और न्यूट्रॉन का न्यूट्रल होता है, यानी 0 कूलम होता है। तो वैसे कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि फंडामेंटल चार्ज केवल 2 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं। न्यूट्रॉन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, चार्जेस के फॉर्म में। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो ये क्या बना देगा, 0 बना देगा। इसलिए चार्जेस के फॉर्मेट में ये बताते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ फंडामेंटल चार्जेस। अब आप पूछेंगे फंडामेंटल चार्ज की डिफिनीशन क्या हो सकती है सर, तो फंडामेंटल चार्ज की डिफिनीशन होती है which cannot which can not be changed
इनटू अदर, यानी एक चार्ज को दूसरे चार्ज के फॉर्मेट में चेंज न किया जा सके तो ऐसे चार्जेस को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्जेस। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्जेस। यानी इन चार्ज को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन को आप प्रोटॉन में नहीं चेंज कर सकते क्योंकि इनके दोनों के नेचर ही अलग हैं। प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में नहीं चेंज कर सकते। हाँ, एक केमिकल रिएक्शन जरूर होता है। अगर हम कहें कि न्यूक्लियस के अंदर, अगर हम न्यूक्लियस वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ेंगे, देखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास में लगभग लगभग सेम होते हैं, इसलिए आपस में वो क्या होते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। तो वो न्यूक्लियस का एक स्पेशल टॉपिक है, लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कि चार्ज आपस में इंटरचेंज नहीं होते। कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज है तो उसको न्यूट्रल कैसे कर देंगे, न्यूट्रॉन कैसे कर देंगे? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में आपस में इंटरचेंज नहीं करता, यानी आपस में बदलते नहीं। तो फंडामेंटल में जैसे हम यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका पाकिस्तान हो गया। इंडियन कभी भी पाकिस्तानी के साथ इंटरचेंज नहीं हो सकते। बड़े पड़ोसी है ना, ये आपस में चेंज नहीं हो सकते। इसी को बोलते हैं आइसोलेट। क्या बोलते हैं? आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब है अकेले, वो दूसरे के भरोसे नहीं रहते। तो आइए अपने पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे हम चार्ज कर रहे थे, चार्जेस क्वांटाइज, यानी जितने जो भी चार्जेस हैं वो क्या होंगे? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब फंडामेंटल चार्ज में यहाँ इलेक्ट्रॉन ही मत समझिएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है चार्ज में, और या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, एन क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर। बेटा गणेश, नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर के परिवार में ऑल काउंटिंग नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4, जो आप काउंट करते हैं वही नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में आते हैं। तो जो भी चार्जेस होंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। नेगेटिव होंगे तो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल होंगे, और पॉजिटिव होंगे तो प्रोटॉन के होंगे। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा सब कुछ। यहाँ से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आइए अगली बात पे आते हैं, जिसमें यही बात कही गई है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ इतना ही कुलाम, इतना ही कुलाम पॉजिटिव में किसका होता है? इसका, प्रोटॉन का। इसके बारे में मिलिकन साहब ने डिमोस्ट्रेट किया था, इसके बारे में बताया था फंडामेंटल चार्जेस के बारे में कि इसकी इतनी अमाउंट चार्ज होती है। ठीक है, तो ये तो चार्ज की बात हो गई। अगले पॉइंट पे आए। ये क्वेश्चन है आपके सामने। यस सर, आ गया। वेरी गुड। आपको समझ में आता है तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे भी। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इफ एग्जांपल नंबर 1.2, if 10 to power 9 electron moves out from a body to another body every second, यानी एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो जाते हैं। चलिए एक हम चार्ज ले लेते हैं और दूसरा चार्ज ले लेते हैं बी। इसमें हम ले लेते हैं ए और इसमें बी। यहाँ से यहाँ चार्ज कितना मूव हो जाता है? अमाउंट, अगर एन की बात करें तो क्यू कितना अमाउंट मूव करेगा? एन ई, एन कितना है? 10⁻⁻e। इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में मूव कर जाते हैं।
द टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी, कितने समय में ये चार्ज कितना हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये 1 सेकेंड में निकाल लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻9 इंटू ई का फॉर्मेट ले लें, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। 10⁻−19 कूलम इतना चार्ज है Q, 1 सेकेंड में इतना ट्रांसफर होता है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना ट्रांसफर होता है। तो यहाँ 1 कूलम लाने के लिए क्या करेंगे, 1 बाई कर देंगे। तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 कूलम इतना 1 सेकेंड में होता है, तो कितने टाइम में, तो वो टाइम हम मान लेते हैं 1 कूलम के लिए 1/10⁻, यहाँ 10⁻9 तो चला जाएगा, बचेगा कितना, 1 कितना 1.6 इंटू 10⁻−10, 1 कूलम के लिए। तो इधर 1 लाने के लिए ये सभी को कहाँ लेके चलेंगे, 1 बाई इतने समय, इतना सेकेंड आएगा। अच्छा, इसको डिवाइड आप करेंगे तो यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू आई हुई है 6.25 इंटू 10⁻9, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। इसको कैलकुलेशन करने में जिसको दिक्कत हो तो बता दें अभी तुरंत, तो इसको हम समझा देते हैं। अच्छा, इतना सेकेंड है, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं ईयर में, तो इतना सेकेंड है तो इसमें किससे डिवाइड कर देंगे, सेकेंड को काहे में बदल दें, मिनट में, तो 60 से डिवाइड करेंगे। फिर मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से। अच्छा, फिर घंटे को कहाँ बदलेंगे, एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और पूरे वर्ष भर में 360, तो ये इतना ईयर आ जाएगा, कितने साल, लगभग 198 साल या 200 साल आएगा जी, 200 साल लग जाएंगे। तो इतना आसान नहीं है इतना चार्ज को मूव कराना जितना आप समझ रहे हैं। तो लगभग ये किसके बराबर हो जाएगा, 200 साल। ओके, पल्ले पड़ा, ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आ गया। चलिए इस न्यूमेरिकल को इस तरफ सॉल्व करते हैं, देख लीजिए। जी सर, आ गया, ठीक है। ये 1.3 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, आप स्वयं सॉल्व करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अच्छा, और जूम कर दूँ, चलिए सॉल्व करिए। सॉल्व करके आप लोग नीचे उसकी पिक्चर हमको सेंड करिए।
हाँ भाई आ गया। आ गया। सर नहीं आ रहा। गणेश क्यों बेटा? इसमें ऐसा क्या विशेष है? वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ कहा गया है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ 1 कप ऑफ वाटर। 1 कप को इन्होंने क्या माना है? 250 ml। 1 कप में 250 ml। 250 ml। तो इन्होंने इसको एज्यूम किया है, ठीक है। वैसे भी आपको 1 कप ऑफ वाटर अगर आता है तो 1 कप ऑफ वाटर आप 250 ग्राम मान के चलेंगे। ml कहें या ग्राम कहें, उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 250 ग्राम लेकर स्टार्ट करेंगे। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18 ग्राम। कैसे आया? H2O, वाटर को जानते हैं, H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2 इंटू हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है। तो ये एटॉमिक मास इन ग्राम क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास इन ग्राम। देखिए, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक इसको क्या बोलते हैं भाई? 18 को क्या बोलेंगे? हाँ सर, 250 ग्राम ही एज्यूम क्यों करेंगे, और ज़्यादा भी कर सकते हैं। नहीं, ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम लगभग ये मान के चलते हैं कि 1 कप में कितना 250 ग्राम आता है, ये मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं। और उसी के आधार पे आया भी है। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 300 ग्राम का भी होता है 1 कप, 200 ग्राम का भी हो सकता है। एक एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट, हाँ, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। यहाँ कर लेते हैं 18 ग्राम आ जाएगा हमारा। 1 मोल, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? अवोगाद्रो नंबर के बराबर। मीन्स 18 ग्राम में कितने होंगे मॉलिक्यूल? 6.023 होता है इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर 18 ग्राम में इतने हैं तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 18 मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, अब आ जाइए आगे। अब 1 ग्राम में इतना था, तो हमको चाहिए कितना था? 250 ग्राम में। तो दोनों तरफ 250 यानी 250 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 18। इतना मॉलिक्यूल्स। सही है। अगर हम इतना मॉलिक्यूल्स निकाल लिए तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने चार्ज होंगे? अगर हम चार्ज की बात करें तो कितना होगा? हाइड्रोजन में एक होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इंटू 1। प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है? 8। 8 और 2 एक कम 2, प्लस 8 इज इक्वल टू 10। यानी 10 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन होंगे या प्रोटॉन होंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। तो एक मॉलिक्यूल में कितने हुए? एक मॉलिक्यूल में हमारे कितने हुए? 10। सब कुछ सही है। तो एक मॉलिक्यूल में 10, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 250 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रॉन, अपॉन 18। फिर से अगर हम इसके आगे देखें, अब बराबर लगाते जाइए, बराबर नहीं लगा रहे हैं, एरो मार दे रहे हैं।
तो आप बराबर लगा लीजिए। 6.02 10⁻23 इंटू 250 इंटू 10 और इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19 अपॉन। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करिएगा तो आपका सोल्यूशन में आ जाएगा। मैं यहीं से आंसर देख के बता दे रहा हूँ आपको। 1.34 इंटू 10⁻7 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। इतना चार्ज आपका, टोटल चार्ज कितना, चार्ज ऑन 1 कप ऑफ वाटर। ठीक है, अगर ये H2SO4 बोल देते तो H2SO4 पे गेम खेलते हम लोग। तो आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। थोड़ा और छोटा कर दिए। ठीक, अब इसके आगे हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। चलिए, कूलम्स लॉ के लिए एक अलग से पेज ले लेते हैं। सबको समझ में आया, ये कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कहीं पे दिक्कत हो तो अभी बोल दीजिए, तब क्लास आगे बढ़ाएं। आ गया, वेरी गुड। चलिए, कूलम्स लॉ पे आते हैं। गुलाम साहब थे, ये पेन साहब नहीं दिखाई दे रहे क्या? पेन का कलर चेंज कर लें। इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा कि अगर दो चार्जेस हैं, ठीक है, अगर दो चार्जेस हैं और इनको सम डिस्टेंस पे रख दिया गया है, क्या, सम डिस्टेंस पे रख दिया गया है। मान लीजिए इनको कुछ डिस्टेंस पे, इस सर्किल क्यों आ गया, मान लीजिए दो चार्ज हैं जिनके बीच का डिस्टेंस क्या है, मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो कूलम्स लॉ में केवल एक बात कही गई कि दो चार्ज होते हैं उसमें अट्रैक्शन, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। दो चार्जेस के बीच में क्या होता है, या आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। ठीक है, तो या तो अट्रैक्शन होगा और या तो रिपल्सन होगा। कितना होगा ये कौन बताया? कूलम्स लॉ ने। कूलम्स लॉ क्या ऑब्वियसली देता है हमको, अमाउंट ऑफ फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज बॉडी। अच्छा, ये कितना होता है? इसी पर उन्होंने कहा द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज Q1 एंड Q2 is directly proportional to product of their magnitude of charges, product of their magnitude of charges and inversely proportional to 1 by r square, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर।
अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े। जैसे लिखा गया है y प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब x को भी बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ेगा, इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और यही कहते हैं 1/x, तो जैसे जैसे x को बढ़ाएंगे वैसे वैसे y घटेगा, और जैसे जैसे x को घटाएंगे y क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक बढ़े तो दूसरा घटे, एक बढ़े तो दूसरा घटे तो इनवर्सली होता है। और डायरेक्टली क्या होता है, जब एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, यानी जो इधर हो वही इधर भी हो तो डायरेक्टली है। जैसे आप पढ़ते हैं, आप आगे बढ़ते हैं तो हम भी आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। और आपके जो कंपटीटर हैं, कंपटीटर का मतलब दुश्मन मत समझिएगा, कंपटीटर का मतलब होता है आपसे जो क्या करते हैं, जेलस रखते हैं, आपसे प्रतियोगिता लड़ते हैं, कंपटीशन रखते हैं, उनको बोलते हैं कंपटीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके बढ़ने पर उनको वो घट जाते हैं, देख देख के जलते हैं, ठीक है। तो बात आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है। आप इसके अभी हम इसके स्टेटमेंट को बताते हैं, आप लोग देखिए इसको। तो चलिए, यहाँ तक समझ में आया सबको। तो इन्होंने कहा द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक force acting between two charges is exactly proportional to the magnitude of their product of their magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। अगर हम इसको एयर में रखे हैं या वैक्यूम में रखे हैं, एयर या वैक्यूम समझते हैं, मान लीजिए हवा में रखे हैं, या फिर वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ कोई भी मॉलिक्यूल्स वगैरह ना हो, उसे हम वैक्यूम बोलते हैं। तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो हटा दीजिए, यानी इक्वलिटी ला दीजिए। तो हम बोलते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ के क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। ये के होता कितना है, तो कहें के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर एयर है तो एप्सिलॉन नॉट, और कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, अब इस बात को भी समझ लिया जाए। एप्सिलॉन यहाँ क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। अच्छा, दोनों की वैल्यू थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके की होल वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
और यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और यूनिट आप लिखना चाहते हैं तो इसी को उल्टा लिख लीजिए, क्योंकि यूनिट क्या होगा इसी के हिसाब से, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको बनाने में कहीं दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, फेस हो रही है तो बताएं। देखिए, यही बात आपको यहाँ कही गई है कि अगर हम चार्ज को ये तो आगे की बात बोले हैं, पिछले ही पोर्शन में देखते हैं। ये फार्मूला जनरेट किया गया था। चलिए, इसमें इन्होंने कहा, ध्यान से देख लीजिए, पॉइंट है कि अगर हम दोनों चार्ज को 1 कूलाम रख दें और डिस्टेंस 1 मीटर कर दें, इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का लगेगा। ठीक है, यहीं से आपको एक डिफिनीशन मिल के आई किसका, 1 कूलाम चार्ज का। ठीक है, 1 कूलाम चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम another charge of the same magnitude in the vacuum experience an electric force of repulsion। दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सन होगा, कितने का, 9 इंटू 10⁻⁹ कूलम का। तो 1 कूलम की डिफिनीशन भी यहाँ से आ गई। तो एक बात आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको यहाँ पे देखिए दी गई है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोलते हैं या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं। हाँ, क्या बताने वाले थे यहाँ पे, एक बात और बताने वाले थे ना। हाँ, क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफिनीशन ऑफ, या 11th में ही पढ़े होंगे, डिफिनीशन ऑफ 1 कूलम। अगर डिफिनीशन ऑफ 1 कूलम की बात हम करें तो 1 कूलम जो चार्ज है, एक चार्ज यहाँ ले लें और वही सेम टू सेम उतना ही चार्ज यहाँ ले लें, और दोनों को देख लें कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r मान लेते हैं, r=1। ये मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है। Q1 को भी Q2 को भी दोनों को ही 1 कूलम इन्होंने मान लिया, डिस्टेंस 1 मीटर रख दिया। F क्या मिलेगा, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 1 हो गया, 1। ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो गई, 1। तो F क्या मिला, F और K की वैल्यू आपको बताए हैं 1/4πε0 है। ठीक है, तो F क्या हो जाएगा, F मिल जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। इतना फोर्स काम करेगा। चलिए, सबको समझ में आया 1 कूलम की डेफिनेशन भी क्लास 9th में जो पढ़े थे। और इसका वेक्टर फॉर्म, चलिए वेक्टर फॉर्म हम कल करा देंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं।